हेलो दोस्तों। हमारी जो सेकंड वीडियो है डीसी मोटर पे है। हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो डीसी जनरेटर पे थी। अब हम डीसी मोटर पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो। तो हम पढ़ लेते हैं। तो एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब डीसी मोटर का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे कहते हैं डीसी मोटर। हाँ, किस प्रिंसिपल पे मोटर यूज होता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बेसिक ये पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे हमारा मोटर ऑपरेट हो रहा होता है। अगर नहीं भी पूछा जाता तो 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें लिखना होता है कि जो हमारा मोटर है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू बी आई 1 न्यूटन। तो बेसिक आपको क्या थ्योरी पे फोकस करना है, क्योंकि नोमेरिकल हमारे डिप्लोमा में नहीं आता है। तो नोमेरिकल पे अपना दिमाग मार के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको मध्यम मतलब डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो हमारा डीसी मोटर होता है, मैं एक छोटे से मोटर की एग्जांपल लेता हूँ। जो हमारे छोटे से मोटर मतलब जो रिमोट कंट्रोल कार में लगी होती है। आप उस मोटर को कभी खोलोगे ना तो आपको दोनों ओर मैग्नेट मिलेगा, परमानेंट मैग्नेट होता है। ओके। तो देखिए, दो मैग्नेट है, एक साउथ पोल मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट है। ऐसा ही होता है सेम प्रैक्टिकली। आप कभी तोड़ के देख रहे हैं मोटर को तो होगा क्या कि एक हमारे एक कम्यूटेटर होगा, एक कार्बन वर्सेस होगा। ठीक है। तो जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर से कनेक्टेड होता है। ओके। कम्यूटेटर होगा वो आर्मेचर से कनेक्टेड होगा, और जो आर्मेचर होगा वो आर्मेचर कम्यूटेटर से कनेक्टेड होगा। जो कम्यूटेटर होगा वो कार्बन से कनेक्टेड हो, और कार्बन कार्बन क्या होगा? आउटर सोर्स से कनेक्टेड होगा। इट मीन्स ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये बीच वाला आर्मेचर है। जो कॉइल दिखाई दे रही है आपको आर्मेचर है, ये कम्यूटेटर है। प्लस ये जो साइड में डब्बे, छोटे से डब्बे दिखाई दे रहे हैं, क्या है? ये आपके कार्बन वर्सेस है। ठीक है। तो जब आप इसमें एनर्जी प्रोवाइड कीजिएगा, जब इसमें आप इसमें करंट प्रोवाइड कीजिएगा तो ये क्या करेगा? करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है? इसमें जब नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो क्या होगा? एक्सट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। जैसे वो चेंज होगा, जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपने इसमें करंट फ्लो करवाया, जैसे करंट फॉलो हुआ इस कॉइल में से करंट फॉलो हुआ तो ये क्या करेगा कि ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। जब ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा कि आप देख सकते हो दो मैग्नेट के बीच में अगर किसी आयरन को या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके आता हो तो उसका रिएक्शन अलग हो जाता है। तो जैसे ही फ्लक्स को कट करें, यहाँ फ्लक्स है, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा? फ्लक्स को कट करेगा। तो नॉर्थ पोल, जैसे कि बाई चांस इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा? अगर इधर नॉर्थ बन रहा है तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। फिर इधर साउथ बन रहा है तो फिर इधर रिपल होगा। मतलब एट्रैक्शन रिपल्सन के कारण क्या पूरा पूरा रोटेट करेगा। ओके। तो बेसिक ऐसा ही होता है, हम आगे भी देख लेंगे। देखिए, जब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ तो क्या हुआ? ये थोड़ा घूमा, उसके बाद फिर थोड़ा और घूमा, उसके बाद फिर थोड़ा और घूमा। तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है। और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि जो हमारा थंब है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स के डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है। और जो मिड फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो साइड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करता है। आपको लेफ्ट हैंड रूल में बस इतना ही याद रखना कि थंब, मिड फिंगर एंड साइड फिंगर किस चीज़ को प्रेजेंट करता है। ओके। आगे तो आप थ्योरी पढ़ोगे एक दो बार तो आपको पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। ठीक है। बैक ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ द इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ इन मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। फैन द मोटर आर्मेचर रोटेट। अब देखिए क्या होता है कि जब जो हमारा मोटर है, ठीक है, अब बैक ईएमएफ का मतलब बताता हूँ आपको।
जैसे कि हमारा मोटर है, ठीक है, मोटर रोटेट कर रहा है, तो मोटर रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे जनरेटर होता है बहुत सेम जनरेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, तो जैसे ही रोटेट करता है तो कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये जो कॉइल है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। हमको पता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर किसी कंडक्टर के थ्रू कट करवाया जाए तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। और जब ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो आउटपुट में भी तो ईएमएफ देगा ना, जैसे इनपुट में ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो आउटपुट में भी ईएमएफ जनरेट करेगा। तो जो आउटपुट में ईएमएफ जनरेट करता है उसे कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं उसे, बैक ईएमएफ, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल के हिसाब से उसे क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। तो मतलब जो हमारा, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी किसी कंडक्टर से कट कराया जाए तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, बैक, हमें ईएमएफ मिलेगा। लेकिन ये बैक क्यों आ रहा है, क्योंकि हम बैटरी से पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो फिर मतलब एक इन एक आउट हो गया, बैटरी से हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसे प्रोवाइड कर रहे हैं उधर से भी कुछ पावर आ रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अपोजिट टू द applied voltage because the opposing direction it is the reference to count EMF is the back EMF। अभी वही बता रहा है कि बैक EMF क्या होता है अबाउट। तो वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर, ये इंपॉर्टेंट में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है। तो बेसिकली वोल्टेज को VC% कहते हैं, ईवी का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, ये आई ए का मतलब क्या, आर्मेचर करंट। आर का मतलब, ए का मतलब आर्मेचर होता है, बी का मतलब होता है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। मे भी हर जगह अलग अलग भी दिया जाता है, लेकिन ए का मतलब आर्मेचर करंट होता है। तो ई का मतलब बैक ईएमएफ है, बी का मतलब क्या है, बैक ईएमएफ। यहाँ पे जो आपको ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब बैक ईएमएफ है। आई का मतलब, आई ए का मतलब आर्मेचर करंट है, आर ए का मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ओके, दिस इज नाउ टू वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, आपने किसी सर्किट पे वोल्टेज अप्लाई किया, किसी सर्किट पे वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या होगा, V इक्वल टू आई ए आर ए, यानी आर्मेचर करंट टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये बैक ईएमएफ क्यों आया, बैक ईएमएफ इसलिए आया क्योंकि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया उस वोल्टेज के कारण क्या है कि उसने रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड को कट किया। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करके आउटपुट में देगा, क्या आउटपुट में देगा, ईबी। ई का मतलब क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज में भी, ठीक है, आप कह सकते हो कुछ भी। तो ये क्या है, ये इससे माइनस हो जाएगा, यानी जो ये है ना कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये जिस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये इसमें से माइनस होगा तो कुछ कैलकुलेशन निकलेगा। मेरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो E है, ये इसलिए है क्योंकि बैक ईएमएफ है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। सेम ऐसा ही है, देखिए, हमने आई से इधर भी आई लेके आए, इधर भी आई लेके आए, लेकिन इस आई की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम तो वेयर आई ए आर्मेचर करंट इनटू वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट आर्मेचर। तो बेसिक आपको ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन बैक ईएमएफ के कारण यहाँ पे आई आर के साथ E प्लस होगा। ओके, तो उसके बाद आता है कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर। कॉपर लॉसेस का जो फॉर्मूला होता है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि कॉपर लॉसेस कितना हो रहा है, तो आपको क्या बोलना है, क्योंकि आपको आपको कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी यहाँ पर, तो आप कॉपर लॉसेस क्या कहोगे, आई स्क्वायर आर। आर्मेचर से लॉसेस हो रहा है क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं है, आपको यहाँ फील्ड वाइंडिंग नहीं दिखाई देगी, इसलिए यहाँ पे क्या फील्ड वाइंडिंग नहीं है, ओनली आर्मेचर वाइंडिंग है। आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ कोई आपको फील्ड वाइंडिंग दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं, इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग से ही लॉसेस हो रहा है और किसी से लॉसेस नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ थे, हम कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गए। हाँ, ठीक है, कॉपर लॉसेस क्या है, आई स्क्वायर आर, ठीक है।
तो आगे पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी। अब कंडीशंस क्या है मैक्सिमम इफिशिएंसी की? इफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम आउटपुट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। मतलब हम इनपुट दे रहे हैं किस चीज़ के लिए? आउटपुट के लिए। तो आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं आउटपुट ज़्यादा मिलने की। तो द ग्रोथ ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप बाय मोटर इज, अब जो मैकेनिकल पावर बन रहा है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो मैकेनिकल पावर बन रहा है तो पी एम यानी पी एम से मैकेनिकल, पी से पावर। ओके, आपको समझ आ रहा है? एम से क्या हो गया? मैकेनिकल, पी से पावर इक्वल टू वी आर्मेचर करंट माइनस आई स्क्वायर ए। देखिए ये क्या है? ये वोल्टेज है जो बन रहा है। मतलब एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये वोल्टेज है जो बन रहा है और ये लॉसेस है। ये क्या है? कॉपर लॉसेस, आई स्क्वायर आर। मैंने अभी आपको बताया था कॉपर लॉस क्या होगा? आई स्क्वायर आर। तो कॉपर लॉस को माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हमारा क्या है? पावर है। ओके, मैकेनिकल पावर है। डिफरेंस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आई ए एंड। अब इससे क्या किया हमने? थोड़ा कैलकुलेशन से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ ऐसा किया। देखो हमने पूरे को क्या किया? डिवाइड कर दिया। देखो इन्होंने क्या किया? बहुत डिफरेंस करने के लिए कहा है तो हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, डिफरेंस कर दिया है। और डिफरेंस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? हैंस आई आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो जो हमारा मेन आया है वो क्या है? ई वी इक्वल टू वी बाई 2 यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो बेसिक हमने करा कुछ नहीं। हमारे पास ये फार्मूला था। ये फार्मूला क्या था? मैकेनिकल पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट माइनस आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर क्या है? कॉपर लॉसेस है। कॉपर लॉसेस को इसमें से घटा नहीं सकते थे डायरेक्ट, इसलिए हमने क्या किया? डिफ्रेंसिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया। यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद हमारे पास क्या है? अगर आप इसे डिफरेंस करोगे तो आपके पास ये आएगा। उसके बाद फिर हमने दो को इधर लेके गया, हमारे पास क्या है? ई वी यानी बैक ई एम एफ इक्वल टू वी बाई 2। ओके, तो ये हमारा कंडीशन था। अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास ऐसा आएगा। और यहाँ यही कुछ लिख रखा है। तो आर्मेचर टॉप ऑफ अ मोटर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बेसिक मैं यही कहूँगा कि नोमेरिकल पे आप फोकस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे डिप्लोमा में नोमेरिकल नहीं आता है। और तो और आपको बस थ्योरी पे फोकस करना है और डायग्राम पे। देखिए अगर आप इतना रीड नहीं कर सकते ऑन द डायग्राम पे फोकस करो, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक, इसके ऊपर एक मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आपका जो ईडी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अंदर ही आपका एक ड्राइंग आता है 3 पॉइंट स्टार्टर। मशीन के अंदर भी है 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें क्या है? देखिए कोई भी अगर मशीन है तो अपने जैसे वो स्टार्ट होती है तो 4 to 8 टाइम करंट ज़्यादा लेते हैं, यानी 4 से 8 गुना तक करंट ज़्यादा लेते हैं। मुझे अभी भी कंफर्म नहीं कितने गुना तक ज़्यादा लेती है। हाँ, ये मे भी 10 गुना ज़्यादा चली जाती है। जैसे कोई मोटर है, अगर स्टार्ट करते 5 एम्पियर, जैसे कि रनिंग जो रनिंग एम्पियर है वो 5 एम्पियर है, तो उसकी स्टार्टिंग एम्पियर 25 एम्पियर तक हो सकती है, या 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। कंफर्म नहीं बताया जा सकता ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जैसे कि वो किसी मोटर को हमने चालू किया और वो हाई करंट ले रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर वो उसे हम हाई करंट सप्लाई देते रहेंगे तो क्या होगा? मोटर की वाइंडिंग फूक जाएगी। तो ये इसलिए क्या है? इसलिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो मेनली इस डायग्राम को मैं किसी दूसरे टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा जिससे कि आप इसे ईजिली समझ पाओ। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अभी हमें पढ़ना नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी इस आर्मेचर को मैं भी डायग्राम को आप बनाने की कोशिश करना। 3 पॉइंट स्टार्टर, अगर आप इसमें नहीं भी करोगे तो आपके मैक्सिमम 8 नंबर का ये डायग्राम आएगा ही आएगा। देन अगर कोई भी डाउट हो तो पूछो, पढ़ो, फोकस करो, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो हमें भी कि हम भी आगे बढ़ जाएं आपके साथ साथ। धन्यवाद।